और अब खबरें देवभूमि की। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी भरतगिरी महाराज के पैर छू के आशीर्वाद लिया और लगभग 45 मिनट तक वो मंदिर परिसर में रहे। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की, शिवलिंग पे जलाभिषेक भी किया और देशवासियों की, प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा बिना किसी रुकावट के चले, इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है और पिछली बार से बेहतर व्यवस्थाएं करने की बात उन्होंने की। भगवान टपकेश्वर हमारे दिवाली रूप हैं और उनकी कृपा से हमारी चारधाम यात्रा बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो, यात्रा आसान हो, सरल हो, सभी लोगों के लिए सुगम हो और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। राज्य पर भी भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। अगले 10 साल उत्तराखंड के प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे, उत्तराखंड की उन्नति के होंगे। पूरी तैयारियां हैं, सारी तैयारियां पूरी। और 22 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर इन दिनों स्वास्थ्य विभाग भी लगातार बैठकें कर रहा है और लेकिन महकमे को कोविड का डर भी सताने लगा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 टेस्टिंग को बढ़ा दिया है और आम जनता से स्वास्थ्य विभाग अपील भी कर रही है कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं डीजी हेल्थ विनीता शाह का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां पूरी हैं। इस बार चारधाम यात्रा में 70 MBBS डॉक्टर की तैनाती की गई है, जो कि श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए तैनात रहेंगे। हमारे ओर से चारधाम की तैयारी की जा रही है। हमारे MBBS और स्पेशलिस्ट की ड्यूटी हमारे द्वारा लगा दी गई है और उन सभी का हम बेसिक प्रशिक्षण कर रहे हैं। MBBS का हमारे चंदन नगर ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण चल रहा है और जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनका प्रशिक्षण हम मेडिट्रेना में करके और तदनुसार हम उनको चारधाम की ड्यूटी पे भेजेंगे। और शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिल की बात युवा संवाद कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्रों से संवाद किया, साथ ही छात्रों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें अपना 100% दे। युवा संवाद कार्यक्रम में आए सभी विद्यार्थियों और युवाओं का सीएम ने स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन परिश्रम से आप हमेशा सफल होते हैं, अपना कार्य जो है वो ईमानदारी से करते रहें। श्री काव्य जी ने कहा है कि नकल वाला कानून, ये नकल वाला कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप सब लोग भर्तियों की तैयारियां करते हैं, बहुत सारे एग्जामों में बैठते हैं, लेकिन योग्यता होने के बाद भी खूब पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, ट्यूशन भी कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी, बहुत पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा था, क्योंकि सिलेक्शन उसका हो जा रहा था जो अपनी सेटिंग कर ले रहा था। कहीं से वो जो पर्चा आता है यानी क्वेश्चन पेपर, वो पेपर पहले ही उसके पास आ जा रहा था, या पूरा का पूरा किसी के पास क्वेश्चन बैंक ही आ जा रहा था, या पेपर में बैठे हैं तो पेन ड्राइव पर जो है पूरा उसका आंसर शीट आ जा रही थी कि ये वाला टिक कर दीजिए, ये वाला टिक कर दीजिए। ये काम पिछले कई सालों से, दसों सालों से चल रहा था। हर बार इसकी थोड़ी बहुत शिकायत होती थी, थोड़ा हल्ला मचता था, फिर शांति हो जाती थी। लेकिन इस बार हमने तय किया कि इसकी जड़ तक जाएंगे, इसकी तह तक जाएंगे और जो भी इसमें दोषी होंगे, जो भी ये क्राइम कर रहे हैं, ये क्राइम है, जो भी इस अपराध में, इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और हमने कड़ी कार्रवाई इसमें करी और 90 से भी ज्यादा लोग इसमें जेल गए। इतने से भी काम नहीं चल रहा था, जेल भी जा रहे थे, फिर भी नकल का अभियान नहीं रुक रहा था। तब हमने तय किया कि हम पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश का सबसे कड़ा कानून यहां बनाएंगे, जिसमें उम्र कैद तक की भी सजा का हमने प्रावधान किया। और जो इस नकल के इस अपराध में शामिल होगा या नकल का सरगना होगा, उसकी जितनी भी संपत्ति होगी, सारी संपत्ति जब्त कर देंगे। और जो
डायरेक्ट नकल करवाने वाला होगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी होगी, लेकिन जो इनडायरेक्ट भी इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जो परीक्षार्थी नकल कर रहे होंगे या कहीं से उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट आएगा कि इन्होंने भी नकल के लिए पर्चा कहीं से पाया है या करवाया है या नकल करवा रहे हैं, पहली बार पकड़े जाएंगे तो 3 साल तक फिर किसी भी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे, और दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो 10 साल तक किसी भी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे, उनको डीबार कर दिया जाएगा। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, जैसा इन्होंने पूछा कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आप किसी के मन में, मैं चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के मेरे भाई बहनों के मन में, जिन्होंने मेहनत की है, ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की है, शिक्षा अर्जित की है, उनके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा। अगर उसके अंदर, जिसके अंदर भी योग्यता होगी, क्षमता होगी, प्रतिभा होगी, जिसने परिश्रम किया होगा, अब उसको निश्चित रूप से प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेकर उनको सिलेक्शन का अवसर मिलेगा, क्योंकि अब नकल विहीन परीक्षाएं होंगी, पारदर्शिता के आधार पर होंगी। और मुझे अच्छा भी ये भी लगा कि हमने ये आह्वान किया और पूरे प्रदेश के अंदर 4 परीक्षाएं अभी तक हुई हैं और 4 परीक्षाओं में 4.5 लाख प्रतिभागी परीक्षाओं ने, प्रतियोगी हमारे भाई बहनों ने भाग लिया है, यानी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अब विश्वास सबका जमा है। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि आप सब लोग अभी अपने कैरियर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो अपनी मेहनत से, लगन से, संकल्प शक्ति से लगातार अपने को साधने का काम करिए, एक साधक बनिए और ये परीक्षा में भाग लेने का अवसर, ये पढ़ाई लिखाई का अवसर, इस प्रकार की प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर जो आप सबको यहां से मिल रहा है, ये बार बार नहीं मिलने वाला है। ये जवानी भी बार बार नहीं मिलने वाली है और ये जिंदगानी भी बार बार नहीं मिलने वाली है। इसलिए जो अवसर मिला है, इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए, इस समय को अपने हाथों से मत जाने दीजिए। और जो आपके माता पिता की आपसे अपेक्षा है, आपके गुरुजनों की जो आपको शिक्षा देने वाले आपके शिक्षक गण हैं, उनकी भी अपेक्षा है। उनके साथ साथ जब कोई भी बच्चा, कोई भी बेटा बेटी आगे बढ़ते हैं, तो जहां उनके माता पिता की पूरा आशीर्वाद, पूरी अपेक्षाएं उनसे होती हैं, गुरुजनों की अपेक्षाएं होती हैं, वहीं एक समय ऐसा आता है कि जिस गांव में रहते हैं उस गांव की अपेक्षाएं हो जाती हैं, बाद में थोड़ा और आगे जाते हैं तो जिस शहर में रहते हैं उस शहर की अपेक्षाएं हो जाती हैं, और जब थोड़ा और आगे जाते हैं तो उस जिले की, और जिले से जब हम आगे चले जाते हैं तो पूरे प्रदेश के लोगों की जो भावनाएं हमारे साथ जुड़ जाती हैं। और हम जब बड़े स्तर पर जाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, तो आपने देखा होगा जब हमारे खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में खेलते हैं, बैडमिंटन के मैदान में खेलते हैं, किसी हॉकी उसमें खेलते हैं या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे होते हैं, तो हम सब दुआ करते हैं कि हे भगवान, ये हमारे देश के लिए खेल रहा है, इसको शक्ति देना, इसको जिताना, इसको इसमें इस प्रतियोगिता में इसको सफल बनाना। वैसे ही हम सबके साथ भी सबकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो इसका ध्यान रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। मेरी सबको शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार चूंकि एक्टिव रहे हैं और युवाओं से संवाद करके उनको संदेश भी वो देते रहे कि कैसे वो बेहतर भविष्य बनाए, तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी विभागों से बीजेपी के चुनाव दृष्टिपत्र पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा तलब किया है और मुख्यमंत्री जल्द दृष्टिपत्र पे हुई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे और इस साल पूरी की जाने वाली घोषणाओं का एजेंडा तैयार कराएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि आखिरी 1 साल में कौन से वादे पूरे हुए हैं, अगले 4 साल में जिन वादों को पूरा करना है उनकी क्या प्रगति है, उसको अभी ब्यौरा मांगा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे अभी उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उससे पहले एक चुनावी घोषणा पत्र, जिसे हमने दृष्टिपत्र नाम दिया है, घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक नारा दिया गया, किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा, ये हमने नारा दिया था। उसी नारे के अनुसार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री
माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उस जो हमारा दृष्टिपत्र जारी किया गया है उसको देखते हुए लगातार उसकी समीक्षा करते रहते हैं। कितने काम हमारे उस घोषणा पत्र के अनुरूप हो चुके हैं, कितने होने वाले हैं और कितने आगे कब तक होने वाले हैं, इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसकी समीक्षा समय समय पर करते रहते हैं और इसके निमित्त उन्होंने अधिकारियों की भी एक समीक्षा बैठक बुलाई है। दृष्टि पत्र को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। दृष्टि पत्र में बहुत सारे जो विषय थे उनको हमने पहले साल में ही उन पर निर्णय भी ले लिए हैं, कुछ पूरे भी कर दिए हैं और अगले जो हमारा दृष्टि पत्र का संकल्प है वो हम पूरा संकल्प पूरा करेंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे और अगले 10 सालों का भी जो दृष्टि पत्र है और एक मैं कहूँ कि विजन डॉक्यूमेंट उस पर भी काम करेंगे, उसी मॉडल को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आईटीबीपी के आईजी संजय गुंज्याल के नेतृत्व में आईटीबीपी के अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने आईटीबीपी से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी और मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी द्वारा संचालित कार्यों की सराहना करते हुए आईटीबीपी से संबंधित विभिन्न विषयों पर राज्य सरकार के स्तर पर होने वाली कार्रवाई में तेजी का आश्वासन दिया, तेजी लाने का। और मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद टीकम सिंह नेगी की पत्नी को सेवायोजित किए जाने के संबंध में भी कहा कि इस प्रकरण में भी राज्य सरकार पूरी तरह से शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के पर्यवेक्षक पीएल पुनिया देहरादून पहुंचे हैं और पीएल पुनिया वरिष्ठ नेताओं के साथ बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं के बीच मचे घमासान पे वो बातचीत कर रहे हैं और पार्टी के भीतर चल रहे मतभेद दूर करने की कोशिश वो करेंगे। और सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, पीएल पुनिया पहुंचे हैं, कांग्रेस में जो मतभेद हैं उसको दूर करने के लिए क्या कुछ हो रहा है वहां? जी बिल्कुल, देखिए पीएल पुनिया पहुंच चुके हैं देहरादून और देहरादून में फिलहाल वो राजपुर रोड स्थित मधुबन होटल में बड़े नेताओं के साथ चर्चा वार्ता कर रहे हैं। कल उनकी एक बड़ी बैठक भी प्रस्तावित है और इससे पहले वो गंगा आरती में जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक और तो कांग्रेस केंद्र व राज्य सरकार को घेरती है, जबकि असल में उसमें अंदर 2 फाड़ हैं, बल्कि यूं कहें 3 फाड़ हैं तो गलत नहीं होगा और हर नेता का एजेंडा अपना अलग है। मीडिया में हो रही बयानबाजी, प्रदेश प्रभारी को कोसना, इस तरीके की बातों से केंद्रीय आला कमान कांग्रेस का परेशान है। लिहाजा पीएल पुनिया जैसे बड़े नेता को भेजा गया है। अब देखना यह होगा कि क्या पीएल पुनिया इस मनभेद को दूर करा पाते हैं या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप जानकारी के लिए। तो पीएल पुनिया यहाँ पहुंचे ताकि पार्टी नेताओं के बीच में जो मतभेद है उसे दूर किया जा सके। हरिद्वार जिले के लक्सर में एक समुदाय के युवक द्वारा दूसरे समुदाय की युवती को साथ ले जाने के मामले में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू जागरण मंच ने पुलिस को लड़की को ढूंढने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस लड़की और उसके साथ जो युवक गया है उसे तलाश नहीं पाई। इससे नाराज सदस्यों ने चौकी का घेराव किया। लड़की को ढूंढ के लाने की मांग को लेकर लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। हिंदू जागरण मंच के लोगों का गुस्सा शांत कराने में लगी पुलिस उन्हें लड़की को जल्द ढूंढ के लाने का भरोसा दे रही है। 24 घंटे का टाइम हमें दे दीजिए और उसके बाद हम लड़की आपको बरामद करेंगे। लेकिन अभी 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी ऐसी कार्रवाई संतोषजनक नहीं की गई और न ही लड़की के बारे में हमें कोई जानकारी मिली और अभी तक उसके परिवार वाले उससे खुलेआम घूमते फिरते हैं और जो लड़की है उसके परिजनों को धमकी दे रहे हैं कि आपको हम देख लेंगे, जान से मार देंगे, पुलिस आज या कल नहीं होगी। तो उसको लेकर हम यहाँ पुलिस प्रशासन के इसमें यहाँ पर घटना की सूचना मिलने के तत्काल उपरांत से ही निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार टीमें गठित की गई हैं। समाज के सभी संबंधित जो भी पक्ष हो सकते हैं उन लोगों से जानकारी जुटाने और सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। चूँकि ये प्रकरण काफ़ी पहले से गांव में चल रहा था और अब ये घटना घटित हुई है, इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से अलग अलग टीमें गठित करके साक्ष्य संकलन की और अन्य आवश्यक जानकारी जुटाने की कोशिश की। और उत्तराखंड पुलिस 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह मना रही है। इस क्रम में देहरादून पुलिस लाइन में अग्निशमन सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में अग्नि दुर्घटना के वक्त होने वाली क्षति से किस तरह से बचा जा सके, इसको लेकर जागरूकता भी फैलाई गई, लोगों को जागरूक किया गया और ये जागरूकता अभियान आगे भी बढ़ाया जाएगा। कोर्स ये तो है ही, जैसे मैंने खुद ही बताया
कि पहले सिर्फ 33 फायर स्टेशन थे। इतना बड़ा उत्तराखंड है, 13 तो जिले ही है, एक जिला कितना बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से मुश्किल से एवरेज 3 से भी कम हो। अब 47 हो चुके हैं, तो हमारा प्रयास है कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 47 में, उनमें कुछ है कि अपने भवन नहीं है, भवन नहीं होंगे तो हमारा फायर कर्मी ढंग से नहीं रह पाएगा, हमारी सेवा भी उतनी अच्छी होने में मुश्किल आती है। तो हमारा लगातार प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि हमारे स्टेशन और फायर यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा बने और उनको प्रॉपर भवन बना सकें हम उनके। और रुद्रपुर जामिया लेक सिटी द्वारा धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने रजिस्ट्रीकर्ता व मार्केटिंग मैनेजर तस्लीम को गिरफ्तार किया है। तो जामिया के डायरेक्टर सगीर अहमद खान को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में कुछ नाम सामने आए, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्रीकर्ता को भी गिरफ्तार किया है और दूसरे लोगों की तलाश जारी है। इसी प्रकरण में एक और गिरफ्तारी हुई है और ये जो पहले 4 मुकदमे जो पंजीकृत किए गए थे, उन्हीं की इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये अभियुक्त जो है तस्लीम अहमद पुत्र मोहम्मद अली, ये जो है सहदोरा पुलबट्टा थाना के निवासी हैं। इनका नाम प्रकाश में आया था। इनके द्वारा जो भी ये रजिस्ट्रियाँ की गई थी फोर्ज्ड तरीके से, उन रजिस्ट्रियों में इनकी भूमिका रही। एज ए सेलर इन्होंने साइन किए थे, तो इनकी भूमिका उसमें आ रही थी प्रकाश में। तो फिलहाल जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, उनके बेस पे इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य थे, तो इनकी अरेस्टिंग की गई है फिलहाल। और इसमें बाकी शेष अभियुक्तों की इसमें अभी तलाश। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग के चेयरमैन जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने शुक्रवार को मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में अल्पसंख्यक समुदाय और उनके शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े लोगों से योजनाओं पर चर्चा की और कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। हैं, कॉलेजेस हैं, उन सभी जो शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें खोलने का अधिकार माइनॉरिटी को दिया गया। एक सिंगल पर्सन जो माइनॉरिटी का है, विदाउट एनी ट्रस्ट, सोसाइटी और चैरिटेबल कंपनी, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी को तो हम माइनॉरिटी स्टेटस देते नहीं हैं, तो एक सिंगल पर्सन माइनॉरिटी का यूनिवर्सिटी खोलने का अधिकार रखता है। इंडिया के अंदर 6 कम्युनिटी सेंट्रल लेवल पर माइनॉरिटी के अंतर्गत आती है, जिसमें सबसे पहले दिनेशपुर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में चड़क पूजा के अंतिम दिन सन्यासियों ने हैरत अंगेज करतब दिखा के अपना व्रत तोड़ा और पूजा के दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे भी यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया। ये ऐतिहासिक पूजा है और निश्चित ही इस पूजा को सार्थक बनाने के लिए जो हमारे अनुयायी हैं वह बहुत बड़ी तपस्या को बर्दाश्त करते हुए नई पीढ़ी को बहुत बड़ी सीख देते हैं और सबको जोड़ने का काम करते हैं। इस त्यौहार को मनाने वाले जो आयोजक कमेटी है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बंगाली समाज में देश पूर्व पाकिस्तान से चला आ रहा है। लोग चैत के महीने में घर से गृह त्यागी संन्यास लेते हैं। जो चड़क पूजा है, पूरे चैत के महीने में संन्यास रूप लेके भोलेनाथ की ये लोग पूजा करते हैं तपस्वी के रूप में, और पूरा महीना नंगे पांव रह के एक टाइम का भोजन करते हैं और पूरे तपस्या के इस पूजा को बड़े धूमधाम से ये लोग मनाते हैं और पूरे दिन ये लोग घूमते हैं। प्राचीन से करके आ रहे हैं वो चीज़ हम लोग ये 10-12 साल से कर रहे हैं। हम लोग भी जो हमारा ये आने वाला पीढ़ी है, इन लोगों को शिक्षा दे, इसका इसी शिक्षा चले, भोलेनाथ का धनी से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा देहरादून के कनक चौक स्थित पार्क में लगाई गई है। इसके अलावा उन्होंने स्मारक का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सैनिक परिवारों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार का यह भी प्रयास है कि किसी न किसी योजना का नाम बिपिन रावत के नाम से रखा जाए। जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, फिर भी आज उनकी प्रतिमा के हो रहे अनावरण द्वारा हम जनरल साहब को अपनी श्रद्धांजलि तो अर्पित कर ही सकते हैं। कहीं न कहीं उनका स्मरण और कहीं न कहीं इस प्रकार का जो चौक और उनकी प्रतिमा लगाया जाना निश्चित रूप से आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वह उनको अपने स्मरण में रखेगी, उनको याद करेगी कि जनरल साहब ने किस बहादुरी से सेना के अंदर काम किया। एक बड़ा इतिहास और एक बड़ा रास्ता आने वाले नौजवानों के लिए, देश की वीरता
और देश के शौर्य को जो उन्होंने अपने कामों से हम सब के लिए प्रेरणा के रूप में छोड़ा, वो कहीं ना कहीं हमेशा हम सबका पाथेय का काम करेगा, हमको रास्ता दिखाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड एक हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है तथा भारतीय सेना का जो एक गौरवमयी इतिहास और उसमें हमारे उत्तराखंड के वीर सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान है। और उत्तराखंड के जो युवा हैं उनकी प्राथमिकता हमेशा से सेना में जाने की रही है। मैं सच बताऊं तो गणेश जोशी जी अभी कह रहे थे यहां पर, और वो तो सैनिक का पूरा जीवन जीकर आए, आज भी सैनिकों की तरह ही रहते हैं। मैं भी बचपन में सेना में ही जाना चाहता था। मैं आप सबके बीच में बताना चाहता हूं कि मैं भी जाना चाहता था। मैं भी दौड़ लगाता था, 1600 मीटर जो है इतने मिनट में करनी है, इतने करना है, मैं उस पूरी दौड़ को सब कर लेता था। जिसकी और कभी आपने देखा होगा हमारी सरकार ने जो हमारे गारंटी अवार्डीज है, सीएम साहब ने कैबिनेट में पास किया। जो हमारे गारंटी अवार्डीज हैं उनके परिजन है अब सरकारी बसों में जाएंगे तो उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। ये काम हमारी सरकार कर रही है। आज हमारे जो डेकोरेशन पदक हैं, एवीएसएम, वीएसएम, एसएम, इनकी पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। आज जो हमारे गारंटी पदक हैं, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, सेना मेडल, मेंशन डिस्पैच, इनकी पुरस्कार राशि को बढ़ाने का काम हमने किया है। हमारे जवान कहते ना कि अफसर का बच्चा अफसर बनना चाहता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है। पहले जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते थे उनको 50,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलता था। मैं आभार करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब जो बच्चा रिटर्न क्वालिफाई कर लेगा उसको 1 लाख रुपया कोचिंग के लिए पुष्कर सिंह धामी की सरकार देगी। ये काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सेकंड वर्ग की विडोज की पेंशन पिछले 60 साल से 4,000 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 8,000 किया और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे अनुरोध पर उसको 10,000 कर दिया है। उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और उत्तराखंड में अवैध मजारों पर हो रही कार्रवाई को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि उत्तराखंड की तरफ भारत देश की जो संस्कृति है वो आपसी सौहार्द और भाईचारे की है। यहाँ पे अगर भगवान पूजे जाते हैं तो अल्लाह को भी मानने का काम किया जाता है, लेकिन जो लोग अवैध रूप से अपनी राजनीति कर रहे हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। सरकार ने, ना मेरे मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सारी मज़ारें तोड़ी जाएंगी। मेरे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है जो अवैध तरीके से उगाही के लिए लोग रातों रात मज़ारें बना लेते हैं और उनके बहाने से ज़मीनों पे अवैध तरीके से कब्जे करते हैं, वहाँ न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मेरी सरकार करती हुई नजर आ रही है। फॉरेस्ट विभाग नजर आ रहा है उन अवैध मज़ारों के ऊपर कार्रवाई। जो वैध हैं हमारे यहाँ तो मैंने कहा सबकी मान्यता है, हर समाज का व्यक्ति उन मज़ारों पे जाता है, अपनी दुआएं मन्नतें मांगने जाता है, पूर्ण होती है। मैं जोशीमठ के लिए गया था, मैं रो रो के हमने वहां दुआ की थी कि जोशीमठ सलामत रहे, जो सिंह कर रहा है जोशीमठ वो बच जाए। और सरकार